पिछले पार्ट में हमने एक इंसान की कहानी देखी थी जिनका नाम है बिजेक केडिया। एंड अगर आपने ये वीडियो यहीं से देखना स्टार्ट किया है तो बेहतर होगा कि आप पार्ट 1 को जरूर देखें, क्योंकि पार्ट 1 में हमने समझाया है कि स्टॉक मार्केट की शुरुआत कैसे हुई एंड उसकी हिस्ट्री एंड उससे बेस्ड कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप समझाया है। तभी जाकर ये पार्ट 2 आपको पूरी तरीके से क्लियर होगा। पार्ट 1 की लिंक आपको पिन कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहले पार्ट 1 देखिए, फिर आइए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। एक ऐसा लड़का जिसने बहुत छोटी उम्र में जिम्मेदारियां देखी, गलतियां की, सब कुछ खोया, फिर लास्ट में उसी स्टॉक मार्केट से अपनी लॉन्ग टर्म में जिंदगी बदल ली। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिरकार वो सिस्टम है क्या जिसने एक करोड़पति को रोडपति और रोडपति को करोड़पति बना दिया हो, किसी किसी की तो पूरी सेविंग्स ही पानी में मिला दी हो। आखिरकार ये स्टॉक मार्केट है क्या और इसकी शुरुआत कहां से और कैसे हुई, इसे समझने के लिए हमें काफी पीछे जाना पड़ेगा। यूरोप से शुरू होती है एक कहानी। कमर्शियल रिवॉल्यूशन के समय यूरोप में ट्रेड और बिजनेस तेजी से बढ़ रहा था। लोग खेती, मसाले, कपड़े, सोना चांदी दूर दराज के देशों से लाकर बेच रहे थे। फ्रांस जैसे देशों में फाइनेंस और डेट मैनेजमेंट बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका था। बैंक किसानों को, व्यापारियों को लोन तो देते थे, लेकिन लोन को ट्रैक करना और उसे मैनेज करना काफी ज्यादा दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। इसी वजह से बैंक ने कुछ लोगों को हायर किया, सिर्फ इसी के लिए कि पैसों की बाइंग एंड सेलिंग को मैनेज कर सकें। अब चलते हैं 16वीं सदी में। उस टाइम पर डच लोग स्पेनिश एम्पायर के कंट्रोल में थे, लेकिन 1581 में उन्होंने खुद को आजाद घोषित कर दिया। आजादी के बाद डच इकोनॉमी पूरी तरह से एशिया और अफ्रीका से आने वाले मसालों पर डिपेंड थे। ये मसाले उन्हें पोर्टुगीज ट्रेडर्स के जरिए मिलते थे, लेकिन धीरे धीरे स्पेनिश एम्पायर का प्रेशर पोर्टुगल पर बढ़ने लगा और इसका सीधा असर पड़ा डच लोगों पर। उन्हें मसाले मिलना बंद हो गए। अब ये सिर्फ बिजनेस का नुकसान नहीं था, पूरी इकोनॉमी खतरे में थी। बड़ा रिस्क, नया सॉल्यूशन। डच लोगों ने तय किया कि अब हमें खुद एशिया और अफ्रीका का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। लेकिन उस समय समुद्र का सफर काफी ज्यादा रिस्की था। हर 10 में से एक शिप कभी भी वापस नहीं आती थी। इतना बड़ा रिस्क कोई भी ट्रेडर अकेले नहीं उठा सकता था। तो उन्होंने एक नया आइडिया निकाला और कई लोगों से पैसा इकट्ठा किया और तय किया कि जो भी प्रॉफिट होगा वो सब लोग शेयर करेंगे। यहीं से रिस्क शेयरिंग की सोच शुरू हुई। दुनिया का पहला स्टॉक मार्केट इस तरीके से करीब 6 मिलियन गिल्डर्स इकट्ठे किए गए, जो कि आज के टाइम पे लगभग 110 मिलियन डॉलर्स के बराबर। इतने बड़े लेवल पर पैसे और ट्रेड को मैनेज करने के लिए 1602 में एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज को शुरू किया गया। यही दुनिया का पहला ऑर्गेनाइज्ड स्टॉक मार्केट माना जाता है और यही डच ईस्ट इंडिया कंपनी पहली ऐसी कंपनी है जिसके शेयर्स आम लोग आराम से खरीद सकते हैं। ये सिस्टम इंडिया तक कैसे पहुंचा? यूरोप में ये सिस्टम कामयाब रहा तो धीरे धीरे बाकी देशों ने इस सिस्टम को अपनाया। इंडिया में इस सिस्टम की शुरुआत डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। उन्होंने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए अपने शेयर्स और बॉन्ड इश्यू क्रिएट किए। लेकिन असली स्टॉक मार्केट की कहानी मुंबई से शुरू होती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इंडिया का पहला स्टॉक मार्केट किसी बिल्डिंग में नहीं बल्कि एक पेड़ के नीचे शुरू हुआ था। मुंबई के टाउन हॉल के सामने एक बरगद का पेड़ था। कुछ ब्रोकर वहीं खड़े होकर डील किया करते थे। यहीं से स्टॉक मार्केट की नींव पड़ी। बीएसई, एनएसई और सेबी। 1875 में इन्फॉर्मल सिस्टम को एक अलग पहचान मिली, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई। शुरुआत में इसे नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन कहा जाता था। एंड आज बीएसई दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज में से एक है। लेकिन आजादी के बाद सरकार को लगा कि इस मार्केट को रेगुलेट करना जरूरी है, इसीलिए 1888 में सेबी बनाई गई ताकि इन्वेस्टरों को प्रोटेक्ट किया जा सके। फिर 1993 में एनएसई की शुरुआत हुई, जिसने टेक्नोलॉजी के जरिए मार्केट को तेज और ट्रांसपेरेंट बनाया। अब समझते हैं असली गेम। इतिहास तो समझ में आ गया, अब गेम समझते हैं। मान लो तुम्हारी एक फास्ट फूड की दुकान है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, तभी तुमने शहर में 1-2 ब्रांच और ओपन कर ली। अब तुम चाहते हो पूरे शहर में फैलना, लेकिन उसके लिए तो चाहिए पैसा। रिश्तेदारों में इतना धन है नहीं जो पैसा लगा सकें।
तो आप क्या करते हो, आप इन्वेस्टरों से कहते हो कि हमारी कंपनी में पैसा लगाओ और बदले में कहते हो कि हम कंपनी का कुछ हिस्सा तुम्हें दे देंगे। जब यही काम आम लोगों के साथ किया जाता है तो उसे आईपीओ कहते हैं। आईपीओ के जरिए कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है और स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है एंड बदले में उन्हें कुछ शेयर्स दे देती है। अब बात करते हैं शेयर की प्राइस अप या डाउन कैसे जाती है। शेयर की प्राइस किसी मैजिक से नहीं बदलती। अगर उसे खरीदने वाले ज्यादा हैं और बेचने वाले कम तो प्राइस अप जाएगी एंड उसी का उल्टा, अगर बेचने वाले ज्यादा हैं और खरीदने वाले कम तो प्राइस डाउन आएगी। एंड इसी को कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन डिमांड और सप्लाई पर कई चीजों का असर होता है, न्यूज, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और सबसे डेंजर चीज रूमर्स। डर और लालच मार्केट के दो सबसे बड़े प्लेयर हैं। अच्छा, अब बात करते हैं निफ्टी और सेंसेक्स होता क्या है। अगर आपको पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट का मूवमेंट देखना है तो आप देखते हो निफ्टी 50 या सेंसेक्स। इनका थोड़ा सा भी मूवमेंट पूरे मार्केट का मूड दिखाता है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है, निफ्टी और सेंसेक्स ये नहीं बताते कि मार्केट का हर एक शेयर ऊपर जा रहा है या नीचे। ये सिर्फ ये दिखाते हैं कि मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन क्या है। कई बार ऐसा भी होता है कि निफ्टी हरा होता है और सेंसेक्स ऊपर जा रहा होता है, लेकिन मार्केट में 50 से 60% शेयर लगातार नीचे गिर रहे होते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि इंडेक्स ज्यादा मूव नहीं कर रहा होता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंपनीज क्वालिटी अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं। इसका मतलब ये है कि इंडेक्स देखना यूजफुल तो है, लेकिन सिर्फ इंडेक्स देखकर ही इन्वेस्ट का डिसीजन ले लेना हार्मफुल हो सकता है। असल में स्टॉक मार्केट सिर्फ चार्ट और नंबर्स का खेल नहीं है, ये लोगों के इमोशंस, बिहेवियर का भी रिफ्लेक्शन है। डर, लालच, उम्मीद, कॉन्फिडेंस, पैनिक, ये सारी चीजें शेयर्स के प्राइस में दिखती हैं। जब मार्केट में डर होता है तो लोग अच्छी परफॉर्मेंस वाली कंपनीज के शेयर भी बेच देते हैं। उस वक्त उन्हें सिर्फ एक ही चीज दिखती है कि कहीं लॉस ना हो जाए। और जब मार्केट लालच देता है तो बिना कुछ सोचे समझे कोई भी शेयर मुंह उठा के खरीद लेते हैं। उन्हें उस टाइम पर लगता है कि अगर ये मौका निकल गया तो फिर कभी वापस नहीं आएगा। ये रीजन है कि स्टॉक मार्केट में ज्यादातर लोग पैसा खोते हैं, क्योंकि वो मार्केट को इन्वेस्टमेंट की जगह शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी समझ लेते हैं। और अगर एक स्टेप पीछे चल के अगर ये समझा जाए कि लोग आखिरकार स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते ही क्यों हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है महंगाई। महंगाई आपके पैसे की वैल्यू कम कर देती है। जो पैसा आपको आज काफी लग रहा है कि मेरे लिए इतना बहुत है, वही पैसा आपको आगे जाके बहुत कम लगना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए आपने 2015 में 25,000 रुपए बचाए। आप उस वक्त अच्छी क्वांटिटी में कोई भी चीज खरीद सकते थे, सोना या कोई भी चीज, लेकिन आज उसी अमाउंट से आप उतना नहीं खरीद सकते जितना कि आप 2015 में खरीद सकते थे। इसका मतलब ये है कि आपने जो भी पैसा मेहनत से कमाया हो वो वक्त के साथ अपनी ताकत खो रहा है। इसीलिए लोग अपने पैसे को बचाकर नहीं रखते, बल्कि उसे ग्रो कराने का तरीका ढूंढते हैं, वो भी बिना स्टडी किए। कुछ लोग बैंक एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग रियल एस्टेट की तरफ जाते हैं और कुछ लोग स्टॉक मार्केट में भी आते हैं। हर ऑप्शन के अपने फायदे और नुकसान है। एफडी सेफ होती है लेकिन रिटर्न लिमिटेड होता है। गोल्ड इन्फ्लेशन को तो बीट करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो ग्रोथ है वो स्लो हो सकती है। रियल एस्टेट में जो है वो बड़ा पैसा लगता है, लिक्विडिटी जो है वो कम होती है। एंड स्टॉक मार्केट में रिस्क भी और पोटेंशियल रिटर्न भी। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग रिस्क और इन्वेस्टमेंट के डिफरेंस को समझते ही नहीं है। वो सोचते हैं कि अगर पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया तो या तो वो डबल होगा या फिर जीरो, जबकि रियलिटी ये है कि स्टॉक मार्केट कोई भी ओवरनाइट गेम नहीं है। ये गेम पेशेंस मांगता है, टाइम मांगता है और डिसिप्लिन मांगता है। लेकिन सोशल मीडिया, न्यूज हेडलाइन और कुछ फेक सक्सेस स्टोरीज लोगों को ये फील करा देती हैं कि यहाँ जल्दी अमीर बना जा सकता है, और यहीं से गलत एक्सपेक्टेशन शुरू होती है। लोग बिना रिसर्च किए अपना पैसा शेयर्स में लगा देते हैं। लोग बिना रिसर्च किए शेयर खरीदते हैं और बिना रिसर्च किए ही इन्वेस्ट करते हैं, वो भी टिप्स फॉलो करके अपनी पूरी सेविंग्स लगा देते हैं। फिर जब मार्केट थोड़ी सी भी नेगेटिव डायरेक्शन में जाती है तो बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं और लॉस में शेयर को बेच भी देते हैं, और बाद में रिग्रेट फील करते हैं, काश थोड़ा होल्ड किया होता। यही साइकिल बार बार रिपीट होती है। इसी वजह से सेबी की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में 100 में से 90% लोग स्टॉक मार्केट में लॉस करते हैं। एफएनओ और ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग ज्यादा पैसा खोते हैं, क्योंकि वहाँ रिस्क ज्यादा होता है और अंडरस्टैंडिंग बहुत कम, और बिल्कुल भी नहीं।
देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो प्रोफेशनल इन्वेस्टरों के लिए बनी थी और रिटेल इन्वेस्टर इसे शॉर्टकट समझ लेते हैं। देखिए, एक दिन बड़ा प्रॉफिट कमाने का सपना अक्सर बड़े नुकसान में बदल जाता है, और जब भैया स्टॉक मार्केट में लोगों का लॉस हो जाता है तो लोग स्टॉक मार्केट को ब्लेम करते हैं, सिस्टम को ब्लेम करते हैं, लेकिन भैया ये कभी नहीं सोचते कि गलती अप्रोच में थी। यही रीजन है कि लॉन्ग टर्म में वही लोग सरवाइव करते हैं। सो मार्केट को बिजनेस ओनरशिप की तरह देखते हैं। जब आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीद रहे होते हो तो सिर्फ आप चार्ट नहीं खरीद रहे होते हो, उस कंपनी का बिजनेस, उसका फ्यूचर और उसका मैनेजमेंट भी बाय कर रहे होते हो। लेकिन भैया ये समझ एक दिन में तो आएगी नहीं, इसके लिए गलतियां करनी पड़ेंगी, इमोशंस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। भैया स्टॉक मार्केट आपको डिसिप्लिन सिखाता है, पेशेंस सिखाता है, और ये भी सिखाता है कि हर अपॉर्चुनिटी को एक्शन में बदलना जरूरी नहीं है। कभी सबसे अच्छा डिसीजन कुछ ना करना होता है, और आपने वो एड्स तो देखा होगा, कभी कुछ ना करके भी देखो। तो भैया अब तक हमने पार्ट 2 में ये समझा कि मार्केट कैसे चलता है, इंडेक्स क्या दिखाते हैं और लोग इसमें क्यों आते हैं। लेकिन अब एक सबसे बड़ा सवाल, एक कॉमन इंसान मार्केट में सही तरीके से शुरुआत कैसे करे, इन्वेस्टिंग और गैम्बलिंग में फर्क कैसे समझें, लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्ड करने का प्रैक्टिकल रास्ता क्या है, इन्हीं सवालों के जवाब हम पार्ट 3 में स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो अगर अब तक वीडियो में बने हुए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना पार्ट 3 देखने के लिए। और वैसे सोचने वाली बात तो है, कोई ना, अगली वीडियो में देखेंगे।